हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो आइए वीडियो के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि नाम से आपको दिख रहा होगा, द्विध्रुव से मतलब है दो ध्रुव उत्पन्न हो जाना। दो ध्रुव से मतलब है कि ऋणावेश और धनावेश वहां पर किसी भी एक अणु में उत्पन्न हो जाना। हम ये जानते हैं कि कोई भी बंध होता है वह दो परमाणुओं के बीच में ऐसा आकर्षण बल होता है जो कि उन दोनों परमाणुओं को बांधे हुए रखता है। यदि हम बात करें किसी सहसंयोजक बंध की, तो सहसंयोजक बंध उन दोनों परमाणुओं के मध्य में बनता है जिनकी विद्युत ऋणता में बहुत कम अंतर होता है या अंतर होता ही नहीं है। यदि ऐसे दो परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध बन रहा है जिनकी विद्युत ऋणता में कोई भी अंतर नहीं है, तो वे अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणता में अंतर नहीं होने के कारण वहां पर उस अणु में ध्रुवता उत्पन्न नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे ही ऐसे दो परमाणु जिनकी विद्युत ऋणता में बहुत कम अंतर है आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो उस विद्युत ऋणता में अंतर के कारण वहां पर दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बन रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिससे उस अणु में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे अणु हमारे कहलाते हैं ध्रुवीय अणु। तो जो भी अणु है, मान लीजिए कोई H2 अणु है, Cl2 है, जहां पर विद्युत ऋणता में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसे दो परमाणु आपस में बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे अध्रुवीय अणु। लेकिन मान लीजिए ऐसा अणु है, कोई HF है, HCl है, HBr है, ये भी दो परमाणु की अणु है, यहाँ पर विद्युत ऋणता में अंतर है, तो यहाँ ये हमारे कहलाते हैं ध्रुवीय अणु। तो जो भी ध्रुवीय अणु होते हैं उन ध्रुवीय अणुओं में बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो विभाजन है वह असमान हो जाता है। असमान होने के कारण उस बंध में ध्रुवीय गुण आ जाते हैं, और इसी ध्रुवीय गुण को हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं सदिश राशि है। इसकी इकाई डिवाई होती है, DeB/E, ऐसा यूनिट हम डिवाई बोलते हैं। इसकी यूनिट ESU इंटू सेंटीमीटर भी होती है, इसकी यूनिट कूलम इंटू मीटर भी होती है, इसकी यूनिट डिवाई भी होती है। इस द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इस तरीके के एरो के द्वारा हम द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। ये एरो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ओर होती है, तो ये एरो की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी, यही मैंने यहाँ लिखा है। और जो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है वो यहाँ इस फॉर्मूले से निकल के आती है, μ = E × D। यहाँ पर E क्या है और D क्या है, तो देखिए, मान लीजिए ऐसे दो परमाणु आपस में किसी भी सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं जहां पर इन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर है। अंतर होने की वजह से मान लीजिए B की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इसकी ओर अधिक विस्थापित हो जाता है, इसकी ओर कम विस्थापित हो जाता है। इस अणु में ध्रुवीय लक्षण आ जाते हैं, इस वजह से यह अणु हमारा ध्रुवीय अणु की तरह व्यवहार करता है। तो ये जो E है वो है हमारा चार्ज सेपरेशन। कितना यहाँ पर आ जाएगा, डेल नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। कितना चार्ज सेपरेशन हुआ, चार्ज सेपरेशन से मतलब है आवेश का पृथक्करण। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता में अंतर के कारण साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की तरफ विस्थापित होने की वजह से उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, तो दूसरे परमाणु की तरफ आंशिक धनावेश आ जाता है। इस वजह से इस अणु में दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, और यह अणु हमारा ध्रुवीय अणु कहलाता है। इन दो ध्रुवों की वजह से जितना चार्ज सेपरेशन होता है, इसका मतलब जितना आवेश का पृथक्करण होता है,
और जितनी इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी होती है, डी का मतलब है अंतरा परमाणु दूरी, इन दोनों के बीच की जितनी दूरी है वो तो है हमारा डी, और जितना आवेश का पृथक्करण यहाँ पर विद्युत ऋणता में अंतर के कारण हो रहा है वो है हमारा ई। इन दोनों का गुणनफल ही हमारा द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण वह सदिश राशि है जो किसी भी ध्रुवीय अणु में दो परमाणुओं के मध्य में आवेश पृथक्करण और उन दोनों परमाणुओं की अंतरा परमाणु दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आवेश पृथक्करण और दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी, इन दोनों का गुणनफल ही हमारा क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसकी इकाई डिवाई होती है। यह एक सदिश राशि है और इसे हम म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसकी दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो यहां तक बात हुई द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा की। और द्विध्रुव आघूर्ण जो घटना होती है, परिघटना होती है, वह ध्रुवीय अणुओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई अणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए इस ई का मान कितना हो सकता है। तो ये ई का मान फिक्स होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है। एक इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो 4.8020 इंटू 10 की पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और जो ये डी है, डी को यदि हम एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को यदि मैं सेंटीमीटर में दिखाता हूं तो वो होगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, या होगा 10 की पावर -10 मीटर। तो इस म्यू का मान कितना आएगा? यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास ई इतना है और डी इतना है तो वो निकल के आता है, इन दोनों का गुणनफल होगा 4.8020 इंटू 10 की पावर -10 प्लस इंटू 10 की पावर -8। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा म्यू इक्वल टू 4.8020 इंटू 10 की पावर -18। ESU इसकी यूनिट है और सेंटीमीटर इसकी है, तो ये हो गया ESU इंटू सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने अभी कहा था कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी जो इकाई है वो डिवाई होती है। एक डिवाई का जो मान है वो एक डिवाई का मान किसके मान के बराबर होता है? 1 गुणा 10 की घात -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। यदि इस मान को यहां पुट करेंगे तो ये मान ESU इंटू सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा? डिवाई। तो म्यू क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू 4.8020 डिवाई, क्योंकि एक डिवाई का जो मान है वो किसके बराबर है? 1 गुणा 10 की घात -18 के। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू का मान इतना निकल करके आया है, किसके लिए, किसकी फॉर्म में? डिवाई की फॉर्म में। और यदि हम ESU इंटू सेंटीमीटर, ESU से मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इंटू सेंटीमीटर इकाई के रूप में यदि हम म्यू का मान देखें वो निकल के आता है 4.8020 इंटू 10 की पावर -18। ठीक है, यदि यहां पर दो यूनिट हो गई, एक हो गई ESU इंटू सेंटीमीटर, दूसरी हो गई डिवाई। ESU इंटू सेंटीमीटर की फॉर्म में मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू का मान कितना निकल के आएगा वो बता दिया, डिवाई की फॉर्म में कितना निकल के आएगा वो बता दिया। अब हम देखते हैं कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो कूलम इंटू मीटर में चूंकि आप सभी जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना आवेश होता है, इस आवेश की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं कूलम इंटू मीटर। और डी की यदि हम बात करते हैं, डी है हमारा इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस। इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस से मतलब है अंतरा परमाणु दूरी। तो ये जो डी होता है 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर में। तो ये हो गया हमारा 10 की पावर -10 मीटर। अब यहां से जो म्यू है वो म्यू निकल के कितना आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, म्यू इक्वल टू ई इंटू डी। तो 1.6020 इंटू 10 की पावर -29 कूलम इंटू मीटर। तो ये जो म्यू का मान है वो कूलम इंटू मीटर की फॉर्म में हमारे पास निकल के आता है 1.6020 इंटू 10 की पावर -29। यदि हम डिवाई की फॉर्म में देखें तो डिवाई की फॉर्म में निकल के आता है म्यू इक्वल टू 4.8020 डिवाई। ठीक है, यदि हम ESU इंटू सेंटीमीटर की फॉर्म में म्यू का मान देखें तो वो निकल के आता है 4.8020 इंटू 10 की पावर -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो इस डाइपोल मोमेंट की तीनों इकाइयों में म्यू का मान एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो सकता है वो हमने देख लिया, ESU इंटू सेंटीमीटर की फॉर्म में, डिवाई की फॉर्म में और कूलम इंटू मीटर की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि ये जो डाइपोल मोमेंट है वो किस किस पर निर्भर करता है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि ये द्विध्रुव आघूर्ण है
वह किसी भी अणु में जो दो परमाणु होंगे उनकी विद्युत ऋणता में अंतर जब होगा तो वह अणु अध्रुवीय की जगह ध्रुवीय अणु हो जाएगा, और ध्रुवीय अणु में विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ही दो ध्रुव उत्पन्न होते हैं, और वही हमारा कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो जितना इन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होगा उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो विद्युत ऋणता में जितना ज्यादा अंतर होगा म्यू का मान भी उतना ही अधिक बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो पहला फैक्टर हो गया इन दोनों परमाणुओं के बीच में जिनके मध्य में बंध बना हुआ है उनकी विद्युत ऋणता में कितना अंतर है। जितना अंतर है म्यू का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। अंतर कम होगा तो म्यू कम होगा, अंतर ज्यादा होगा तो म्यू ज्यादा होगा। तो एक फैक्टर ये हो गया जिस पर म्यू का मान डिपेंड कर रहा है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा म्यू के प्रोपोर्शनल होता है और थीटा म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो किस लिए है वो हम यहाँ पर यदि देखें तो देखिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो म्यू है या डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि है वो दिशा पर निर्भर करती है, और जब दो अलग अलग प्रकार के सदिश अलग अलग डायरेक्शन में हो तो हम उसका निकालते हैं परिणामी सदिश। तो परिणामी म्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। क्योंकि हम यहाँ पर दो परिणामी सदिश का क्या निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो वो होगा μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, इतना होगा। अगर हम यहां से बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि थीटा का मान यदि बढ़ता है तो cos थीटा घटता है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू यदि 30 है cos 30, थीटा इज इक्वल टू 45 है, तो जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाएंगे cos थीटा क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। तो म्यू का मान भी क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि म्यू प्रोपोर्शनल टू cos थीटा बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसलिए जो रिजल्टेंट निकल के आता है, यदि हमारे पास दो प्रकार के सदिश हैं, दो प्रकार के सदिश से मतलब यह है कि दो दिशाओं में द्विध्रुव आघूर्ण लग रहा है, तो उस स्थिति में हम निकालते हैं क्या, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, क्योंकि थीटा जीरो का जब हम cos जीरो की मान बात करते हैं तो वहां 1 है, cos 30 की यदि हम बात करें तो वहां √3/2 है 45 में, ऐसे हम लगातार वहां 1/√2 है, ऐसे हम देखते हैं। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा कम होगा, म्यू का मान भी लगातार कम होता हुआ चला जाता है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इस द्विध्रुव आघूर्ण के, तो द्विध्रुव आघूर्ण से हम करते क्या है, कोई भी हमारे पास सहसंयोजक बंध होता है, उस सहसंयोजक बंध में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं विभिन्न प्रकार के बंध के हमने लिए सिद्धांत पढ़े हैं, जैसे संयोजकता बंध सिद्धांत है, अणुकक्षक सिद्धांत है, क्रिस्टल छेद सिद्धांत है। वो सभी ये सिद्धांत जो है वो ये बताते हैं कि कोई भी अणु ना तो 100% कोई भी अणुओं में बना हुआ जो बंध है ना तो वो 100% आयनिक होता है, ना ही वह 100% सहसंयोजक लक्षण का होता है। अर्थात जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किसी भी सहसंयोजक बंध में विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ध्रुवता का गुण उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब इस सहसंयोजक बंध में भी कुछ समय के लिए एक परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तो दूसरे परमाणु पर आंशिक धनावेश आ रहा है। इसका मतलब आयनिक लक्षण यहां भी कुछ समय के लिए उत्पन्न हो रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग के द्वारा हम किसी भी अणु में सहसंयोजक बंध में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण है उसको भी देख सकते हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिक पॉलिंग ने अपना एक तरीका बताया और कहा कि कोई भी सहसंयोजक बंध है उसमें कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण है, क्योंकि वो 100% सहसंयोजक तो होगा नहीं, जितना भी सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण होगा उसकी गणना हम किस फॉर्मूले के आधार पर कर सकते हैं, प्रतिशत आयनिक लक्षण इज इक्वल टू म्यू प्रायोगिक अपॉन म्यू परकलित इनटू 100। प्रायोगिक से मतलब है म्यू ऑब्जर्व, जितना हमें मिलता है प्रैक्टिकली। म्यू परकलित से मतलब है म्यू कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड से मतलब हमको वैल्यू दे दी, उसके आधार पर हमने कैलकुलेट किया। और कैलकुलेटेड हम कैसे करेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था E इंटू डी पर इंटू 100 कर दे। एक तो हमने प्रैक्टिकली किसी भी अणु के लिए म्यू का, कोई भी ध्रुवीय अणु है उसके लिए प्रैक्टिकली म्यू का मान लिया, एक हमने कैलकुलेट किया। इन दोनों का रेशियो इंटू 100 कर दें तो हमारे पास उस अणु में सहसंयोजक बंध में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण है उसकी मात्रा निकल करके
आ जाती है। इसी प्रकार ये तो था पॉलिंग के अनुसार किसी भी सहसंयोजक बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला था म्यू प्रायोगिक अपॉन म्यू परकलित इनटू 100। इन दोनों में अंतर क्या है, ये तो हम प्रैक्टिकली गेन करते हैं और ये हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारा E इंटू डी। अगर हम बात करें दूसरे वैज्ञानिक, हमारे दो अलग वैज्ञानिक थे हेनी और स्मिथ। उन हेनी और स्मिथ ने किसी भी सहसंयोजक बंध में कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे उसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका दिया था। उनका फॉर्मूला था 16XA माइनस XB प्लस 3.5XA माइनस XB का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। किसने, हेनी और स्मिथ ने जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला कोई भी सहसंयोजक बंध है उसमें कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे उसकी गणना हम इससे कर सकते हैं। कोई भी ध्रुवीय अणु जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, 16XA माइनस XB प्लस 3.5XA माइनस XB का स्क्वायर। XA क्या है, यहाँ XA है जिन दो परमाणुओं के बीच में वह बंध बन रहा है उसमें जिसकी अधिक विद्युत ऋणता है वो है XA और जिसकी विद्युत ऋणता कम है वो है हमारा XB। तो मान लीजिए इस फॉर्मूले के आधार पर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसमें कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मान लीजिए HF अणु है आपके पास और इस HF अणु में ये जो बंध बना हुआ है इसमें कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण होंगे मुझे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें XA कौन होगा जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो XA होगा हमारा फ्लोरीन और XB कौन होगा, XB होगा हमारा हाइड्रोजन। ये किसने कहा था, ये हेनी और स्मिथ ने कहा था। उनका फॉर्मूला था तो उन्होंने ही अपना तरीका दिया था कि XA वो होगा और XB वो होगा। आप सभी जानते हैं कि H की या हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता होती है 2.1 और फ्लोरीन की होती है 4.0। अगर हम यहां से इसके लिए निकालें तो ये आ जाएगा 16 4 माइनस 2.1 प्लस 3.5 XA की जगह हम कितना रखेंगे, XA का मतलब है इसकी विद्युत ऋणता कितनी आएगी 4 माइनस और ये आ जाएगा 2.1 का स्क्वायर। इसको हम यहां से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 और यहां से इंटू 1.9 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो जितना भी आता है उतने प्रतिशत आयनिक लक्षण हमारे पास इस HF के जो बंध है उसमें निकल करके आते हैं। तो इस फॉर्मूले का हमें किस तरीके से उपयोग करना है, मैंने HF का एग्जांपल लेकर के आपको बताया। कोई भी अणु आपके पास आ सकता है, HCl आ जाए वहां भी आप निकाल सकते हैं। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेंगे और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेंगे और इस फॉर्मूले में कैलकुलेट कर लेंगे। पॉलिंग का जो फॉर्मूला है वो ये था, वहां पर आपको प्रैक्टिकली जो म्यू का मान आता है वो देगा, E का मान देगा, D का मान देगा, तो वो से ये निकल के आ जाएगा इंटू 100 करके आप उस अणु में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है द्विध्रुव आघूर्ण पर शॉर्ट नोट लिखिए तो आपको ये लिखना होता है, या आपको क्वेश्चन देता है ऑन बेस ऑफ न्यूमेरिकल, तो आपसे इस तरीके का न्यूमेरिकल पूछता है, या तो ये देता है उसमें आपको म्यू प्रायोगिक मान दे देगा किसी भी अणु के लिए, E का मान दे देगा, D का मान दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि प्रतिशत आयनिक लक्षण कितने हैं। तीसरे तरीके का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कोई भी अणु दे देगा आपको, ठीक है, और उस अणु में दो परमाणु होंगे, उसमें से ज्यादा विद्युत ऋणता जिसकी होगी वो आपको पता होनी चाहिए कि किसकी विद्युत ऋणता कितनी होती है। ज्यादा को यहां रखेंगे, कम को यहां रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो उस अणु में जो भी बंध बना होगा उसमें कितने प्रतिशत आयनिक लक्षण है उसकी गणना हम आसानी से कर पाते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो म्यू है या द्विध्रुव आघूर्ण है उसके अनुप्रयोग क्या है, किन अणुओं में, किन ध्रुवीय अणुओं के लिए म्यू का मान कितना हो सकता है। यहां से आपको यह सीखना है कि जिन दोनों परमाणुओं के मध्य में बंध बन रहा है ध्रुवीय अणु जो है उसमें विद्युत ऋणता में जितना ज्यादा अंतर होगा म्यू का मान भी उतना ही अधिक होगा। इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा EN। डेल्टा EN से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने के साथ म्यू का मान बढ़ता है, कॉस थीटा बढ़ने पर म्यू का मान बढ़ता है, लेकिन थीटा का मान बढ़ने पर म्यू का मान कम होता है, क्योंकि जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा कम हो जाएगा और कॉस थीटा कम हो जाएगा तो म्यू का मान कम हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोगों की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।